नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है बीमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किचन में जूठे बर्तनों का ढेर लगा था तो बाथरूम में कपड़ों का। घर भी एकदम अस्त व्यस्त हो रहा था। अंकिता की समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करे कामों की। कितनी बार कहा नवीन से कि वॉशिंग मशीन ठीक करा दो, पर सुनते ही नहीं है। बाई भी जब तब छुट्टी मार जाती है। लगता है जैसे मुफ्त में काम कर रही हो। निकालती इसलिए नहीं उसे क्योंकि फिर दूसरी जल्दी मिलती नहीं, और मिलती भी है तो उसके भी तो हजार नखरे होते हैं। आज भी उसने छुट्टी करने का कह दिया है, और रिया से तो कुछ कहना ही बेकार है। जब भी अंकिता कहती है कि अब वो बच्ची नहीं रही, कम से कम कुछ खाना बनाना तो सीख ले, तो नवीन बीच में बोल पड़ते कि अरे पुराने जमाने की सी बातें मत करो। अरे आज की लड़कियां चांद पर पहुंच गई है और तुम अभी भी उसे चूल्हे चौके में ही अटकाने की कोशिश करती हो। मेरी बेटी कोई बड़ा काम करेगी, तुम्हारी तरह यह घर के कामों में थोड़ी उलझी रहेगी। सुनकर अंकिता चुप लगा जाती। इससे रिया और ढीठ बनती गई। उसकी सास सरला से तो वैसे भी घर का कोई काम होता नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अब उनका बुढ़ापा आ गया है, बल्कि वे तो स्वस्थ है अभी भी। ऐसा नहीं कि शरीर उनका काम करना बंद कर चुका है, परंतु अपने पूजा पाठ धर्म कर्म और हम उम्र सहेलियों से उन्हें वक्त नहीं मिलता है, इसलिए वे अंकिता के कामों में हाथ नहीं बटाती। और तो और उन्होंने खुद साफ साफ कह ही दिया है कि बहुत संभाल चुकी वे घर गृहस्थी। अंकिता भी उनसे कोई मदद नहीं मांगती, क्योंकि बार बार उनकी वही बातों को दोहराना, शिकायतें करना, और वे भी तब जब कोई सुनने वाला ही ना हो। तो इससे तो अच्छा यही होगा कि अंकिता खामोशी रहे। इसलिए उसने खामोशी ओढ़कर घर बाहर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली हैं। लेकिन इस पर भी घर के लोगों को उससे कोई न कोई शिकायत लगी रहती है। खासकर सरला को हमेशा बकझक करती रहती हैं। पास पड़ोस में अंकिता की शिकायतें। बहू कभी बेटी थोड़ी बन सकती है। यहीं पास के शिव मंदिर से सटी अशोक बाबा की कुटिया है। वहाँ वे अपने चेले चपाटों के साथ रहते हैं। अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं उनके चरणों में लौट कर खुद को धन्य धन्य मानती हैं। और सरला जी भी उन बाबा से पूछे बिना कोई काम नहीं करती। बाबा का वचन मतलब सत्य वचन होता है उनके लिए। आए दिन मंदिर में कोई न कोई उत्सव होता ही रहता। कभी भजन तो कभी ब्याह, कभी यज्ञोपवीत, कभी झूला, कभी जल विहार, कभी कुछ तो कभी कुछ। इन अवसरों पर सरला जी भी खूब चढ़ावा चढ़ाती। बाबा के बहाने ही तो आखिर उन्हें घर के कामों से फुर्सत मिला करती और दूसरी औरतों की कहानियां सुनने को मिलती। बाबा ना होते तो जिम्मेदारियों से जूझना पड़ता ना उन्हें। मेहनत की कमाई यूं लुटे, ये तो अच्छा नहीं लगता। पर धर्म के मामले में कौन मुंह खोले, इसलिए अंकिता और नवीन चुप ही रहते। वैसे भी धर्म संकट सबसे बड़ा संकट होता है, लेकिन अंकिता इन कर्म कांडों का हिस्सा खुद कभी नहीं बनी, इसलिए सरला उससे क्षुब्ध रहती। गुस्सा तो अंकिता को तब आता जब सरला उस अशोक बाबा को अपने घर पर प्रवचन, भजन, कीर्तन करवाने के लिए बुला लेती। महीने में यह 2-3 बार तो होता ही था, लेकिन इन सब ढकोसलों से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता था, और ये बात अंकिता को बर्दाश्त नहीं होती थी। इसलिए एक दिन अंकिता ने इस बात का खूब विरोध किया और कहा कि माँ, जरूरत नहीं इन बाबाओं को घर पर बुलाने की, क्योंकि इन सब ढकोसलों में हम लोगों को विश्वास नहीं है। हम तो अपने कर्म पर भरोसा करते हैं। नवीन ने कुछ कहा तो नहीं, पर लगा सरला को कि अंकिता सही कह रही है। वह अंकिता का सपोर्ट ही कर रहा है चुप रहकर। वैसे भी घर में जवान लड़की, तो क्या जरूरत है माँ को ऐसे लोगों को घर में बुलाने की। सरला समझ गई कि बेटा भी बहू की बात से सहमत है। कुछ कहा तो नहीं, पर ही मन बड़बड़ाई कि दूर दूर से कहाँ तो लोग दूर दूर से बाबा के दर्शन करने आते, पर इन अभागों को कौन समझाए ये बात। इधर कुछ दिनों से अंकिता की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। बड़ी थकान सी उसे महसूस हुआ करती थी। सिर भी भारी भारी लग रहा था। हल्का बुखार भी रहने लगा था। खाने की इच्छा तो होती ही नहीं थी। जबरदस्ती अगर कुछ खा भी लेती तो पेट में दर्द करने लगता था, उल्टी होने लगती थी।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है। जब नवीन से कहती तो वो चिढ़ जाता, बोलता डॉक्टर को दिखा लो ना। बहुत हुआ तो मेडिकल स्टोर से कोई पेन किलर लाकर पकड़ा देता और साथ में 10 बातें भी सुना जाता कि उस पूजा से गप्पे मारने का समय तो होता है तुम्हें। घंटों सास बहू के सीरियल देख लेती हो पर डॉक्टर के पास खुद नहीं जा सकती हो। घर में काम ही कितना होता है जो हर वक्त काम की दुहाई देती रहती हो। ऐसी बातें बोलकर नवीन अंकिता को चुप करा देता और वो सोचती कि जाने दो, ठीक हो जाऊंगी मैं अपने आप। पर बीमारी थी कि रोज बढ़ती जा रही थी। अंकिता तो घर में किसी को एक छींक भी आ जाए तो परेशान होती थी, लेकिन खुद की परेशानी से वो नहीं निपट पा रही थी। उस दिन अंकिता का जी बहुत मिचला रहा था। सिर में दर्द तो इतना कि लग रहा था फट ही जाएगा। उसने सोचा आज नवीन ऑफिस जा ही रहे तो उसे जाते हुए वे डॉक्टर के पास छोड़ देंगे और फिर वह दिखाकर वापस आ जाएगी। इसलिए बोली, सुनिए जी, आप सिर्फ मुझे अस्पताल छोड़ दीजिए, मैं डॉक्टर को दिखाकर वापस आ जाऊंगी। नवीन जो गाना गुनगुनाते हुए अपने टाई ठीक कर रहा था, अंकिता की बात सुनते गुस्सा हो गया। पागल हो रही हो क्या? मुझे खुद देर हो रही है और तुम और देर करवाने की फिराक में लगी हो। जाओ ना, खुद दिखा लो डॉक्टर को। वैसे भी जब देखो तब कोई ना कोई बीमारी तुम्हें लगी रहती है। एक तो कमा कर खिला और फिर ये सब लफड़े। मुझसे नहीं होगा ये सब। भुनभुनाते हुए नवीन ऑफिस निकल गया और अंकिता हैरान परेशान सी उसे जाती हुई देखते रह गई। लगा सबकी सेवा करूं तब तो ठीक, लेकिन अपने बारे में कुछ बोलो तो ये नवीन कैसे खींच उठता है। औरत की तो यही दशा है शायद। सबके लिए वो करे तब तो ठीक, लेकिन जब किसी को उसके लिए करना पड़ जाए तो सब उकताते हैं। बेचारे अंकिता अपने दर्द को अलग करके फिर से घर के कामों में जुट गई। रात में अंकिता को बड़ी बेचैनी होने लगी। गर्म पानी के सेक से और बाम लगा लेने से पेट दर्द और सिर दर्द कुछ ठीक तो हुआ, लेकिन सूखी खांसी बड़ी परेशान करने लगी। बुखार भी अलग से था ही सही। कमजोरी में उठने का मन नहीं कर रहा था। लग रहा था कोई पानी पिला दे लाकर। इसलिए नवीन को उठाया, लेकिन ऐसे झल्लाते हुए उसने उसे पानी दिया। उसे बड़ा बुरा लगा। बेचैनी के मारे फिर पूरी रात उसे नींद ही नहीं आई। सारा बदन दर्द के मारे टूट रहा था, मगर कहे तो किससे। सुबह किसी तरह उठकर चाय नाश्ता बनाया उसने। नवीन को ऑफिस भेजकर किचन का बाकी काम अभी वो समेट ही रही थी कि एकदम से चक्कर खाकर धड़ाम से गिर पड़ी। वह तो उस वक्त पूजा पहुंच गई वहां और उसे डॉक्टर के पास ले गई, वरना जाने क्या अनर्थ हो जाता। अस्पताल से ही रिया ने पापा को फोन करके बताया कि माँ बेहोश हो गई है, जल्दी से अस्पताल पहुंचो। तब नवीन आनंद फानंद में वहां पहुंच गया। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि अंकिता को हेपेटाइटिस बी हुआ है और उसे अस्पताल में भर्ती करना होगा। सुनकर जैसे नवीन को चक्कर ही आ गया। सोचा अब घर कैसे चलेगा। अंकिता इतनी बीमार है, इसकी उसे जरा परवाह नहीं थी। चिंता थी तो घर कैसे चलेगा। रिया को घर भेजकर वह अंकिता के पास ही रुक गया। सोचने लगा कि बैठे बेटा ये कौन सी मुसीबत आन पड़ी सिर पे। अब घर बाहर के काम कौन करेगा। उसे अंकिता पर ही गुस्से आने लगा। अगर खुद पर ध्यान देती थोड़ा तो ये मुसीबत तो ना थी। अब क्या करेगा वह। घर ऑफिस और अस्पताल के चक्कर में तो मर ही जाएगा। पहले वहां जाकर पैसा जमा करके आइए, ये जब नर्स ने कहा तो नवीन का ध्यान टूटा। उसे लगा अब 4-6 हफ्तों का चक्कर तो लग ही गया, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि इलाज में वक्त तो लगेगा। सोच सोच कर नवीन का माथा घूमे जा रहा था, जो अंकिता से छिपा न रह सका। वो समझ रही थी कि नवीन पर कैसी मुसीबत आन पड़ी है। घर बार सब कैसे मैनेज होगा। अगर जल्दी अस्पताल से छुट्टी मिल जाए तो अच्छा है। बेचारे को अब भी नवीन की चिंता हो रही थी और वो मन ही मन अंकिता को ही कोसे जा रहा था, जैसे उसने खुद बीमारी को बुलावा दिया हो। वो बेचारी तो खुद दर्द से तड़प रही थी और उसका मुंह देख रही थी। अब भी उसे घर की चिंता लगी कि वहां सब कैसे होगा। सुनिए जी, पूजा है ना मेरे पास, आप घर हो आइए। वहां भी सब परेशान हो रहे होंगे। मैं तो जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी, आप मत चिंता करिए ना। दर्द से कराहते हुए अंकिता बोली। और मगर नवीन उसकी बातों पर ऐसा झल्ला उठा कि पूछो मत। मुंह बनाते हुए बोला, क्या चिंता ना करो। अगर तुम खुद का ध्यान रखती तो आज ये दिन न देखना पड़ता मुझे। ये कहते हुए ये तो वो भूल ही गया कि घर में सबका ध्यान वही रखती है। घर बार के सारे कामों से लेकर तो घर के लोगों की छोटी बड़ी जरूरतों तक की जिम्मेदारी वही उठाती है।
उसे खुद के लिए समय कहाँ मिलता है जो अपना ध्यान रखती। अंकिता के अस्पताल में रहने से हफ्ते भर में ही घर की हालत बिगड़ने लगी। इधर नवीन ऑफिस और अस्पताल के चक्कर में पिस रहा था और उधर रिया और सरला घर के कामों को लेकर उलझ पड़ती। मोहित भी अपनी मनमानी करने लगा था। अंकिता थी तो डांट डपट करके उसे पढ़ने बिठाया करती थी, लेकिन उसके न रहने से वो एकदम लापरवाह हो गया था। दिन भर दोस्तों के साथ घूमता फिरता, जब पूछो मोहित घर में है ही नहीं। नवीन का माथा गर्म हो जाता सुनकर, लेकिन किसे किसे देखे वह। तभी पूजा आकर बोली कि उसका पति 14 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है, तो आज रात से वह अंकिता के पास रुक जाया करेगी। ये सुनकर नवीन ने राहत की सांस ली, क्योंकि वो कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। लगा जिस पूजा को वह चुगलखोर औरत कहकर संबोधित करता रहा था, जिसे देखते उसे चिढ़ होने लगती थी, आज वही पूजा उसके काम आ रही है। एक वही थी जो अंकिता के पास जाकर बैठती थी। अंकिता के लिए सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर का खाना ज्यादातर पूजा ही बना कर ले आती थी। अपने करने पर पछताते हुए नवीन मन ही मन पूजा का धन्यवाद करने लगा। नवीन को अब अंकिता की चिंता भी सताने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर कह रहा था कि अगर हेपेटाइटिस बी बीमारी लंबे समय तक रहे तो लीवर खराब हो जाता है और फिर कैंसर या कोई घाव भी हो सकते हैं। कहीं अंकिता को ऐसा कुछ हो गया तो बिस्तर पर पड़े पड़े वह ये सोचने लगा और उसकी नींद गायब हो गई। अगले दिन नवीन जब अस्पताल पहुंचा तो अंकिता का मृत शरीर बेड पर पड़ा दिखा। दोनों बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे। सरला भी एक कोने में दुबकी ये कह कह कर सिसक रही थी कि उसके मरने की उम्र न थी। क्यों अंकिता चली गई, ये तो सरला के जाने का समय था। पूजा भी उसे ही धिक्कार रही थी कि वही अंकिता की मौत का जिम्मेदार है, उसी ने उसकी जान ली है। जब कह रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है, दिखा दो डॉक्टर को, पर लेकर दिखाने नहीं गया। लो देखो, अब मर गई ना, अब करो मौज तुम लोग। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और खिड़की का पल्ला धड़ाम से बंद हुआ, तो नवीन घबरा कर उठ बैठा। देखा वहां कोई भी न था सिवा उसके। उफ, तो ये सपना था। उसने अपने दिल पर हाथ रख के एक गहरी सांस ली और फिर अंकिता की उसे याद सताने लगी। मन हुआ फोन कर ले, पर लगा ही नहीं। अंकिता को लेकर उसके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। घबराहट के मारे वह पसीने से तरबतर हो गया। प्यास के मारे गला भी सूखने लगा। पानी लेने के लिए जग उठाया तो देखा जग खाली पड़ा था। अंकिता थी तो उसे कभी इस बात की फिक्र न रहती थी, हाथ बढ़ाया पानी पी लिया। जैसे ही नवीन पानी लेने किचन की तरफ जाने लगा तो देखा रिया के कमरे की लाइट ऑन है। उसे लगा भूल गई होगी, लेकिन जब कमरे से फुसफुसाने की आवाज आई तो वह उस ओर बढ़ गया। वह फोन पर किसी से कह रही थी, अरे समझो तुम, पापा घर पर ही हैं, मैं कैसे आऊं। उधर से फिर किसी ने कुछ बोला तो रिया कहने लगी, कहा ना नहीं आ सकती अभी, अब फोन रखो तुम, कोई सुन लेगा। हाँ हाँ कल देखती हूँ। रिया, नवीन ने जब ये सुना तो जोर से चीख पड़ा। उसके हाथ से फोन खींचकर अभी कुछ बोलता कि तभी उधर से उसने फोन कट होने की आवाज़ सुनी। जब दोबारा मिलाया तो फोन स्विच ऑफ ही आने लगा। जाहिर सी बात थी कि दूसरे सिरे पर फोन स्विच ऑफ कर दिया गया था। लेकिन इतना तो पता चल गया नवीन को कि रिया किसी लड़के से बात कर रही थी। गुस्से से पापा को लाल होते देखकर रिया डर के मारे थरथराने लगी। किससे बात कर रही थी, कौन था वह, नवीन ने गुस्से में पूछा। कौन लड़का, कोई तो नहीं पापा, रिया साफ झूठ बोल गई। जब झूठ मत बोल। नवीन का गुस्सा देखकर रिया सहम गई कि माँ ने तो समझा कर छोड़ दिया, पर पापा तो जान ही ले लेंगे उसकी, क्योंकि नवीन का गुस्सा वो अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन अब नवीन की नींद उड़ गई। सोचने लगा जवान लड़की है, अगर कदम बहक गए तो क्या होगा। सचेत तो किया था अंकिता ने कितनी बार, पर वही उसकी बात को आई गई कर दिया करता था। पता चला कि रिया अपने ही कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती है और उससे छिप छिप कर मिलती है। अंकिता के समझाने के बाद भी जब लड़का रिया से मिलता ही रहा तो वह उसके घर जाकर वार्निंग देकर आई थी कि अगर फिर कभी दोबारा वह रिया से मिला या फ़ोन भी किया तो वो पुलिस में शिकायत कर देगी। रिया को भी उसने खूब फटकार लगाई थी, समझाया भी था कि अगर नहीं मानी तो नवीन को बता देगी।
तब रिया का ध्यान कुछ समय उस लड़के से हट भी गया था, लेकिन अंकिता के न रहने पर वो फिर से मनमानी करने लगी थी। जो बाबा अंकिता के डर से सरला घर में आने बंद करवा चुकी थी, वह फिर से उसके घर में डेरा जमाने लगा था। घर की सुख शांति के नाम पर सरला हर दिन कोई न कोई पूजा पाठ जब तक करवाती रहती थी, और सरला उसे इसके बदले में काफी पैसे भी देती थी। नवीन ने कितनी बार कहा माँ से कि ये सब फालतू बातें, इन चक्कर में न पड़े, मगर सरला बोली, अरे वो तो घर की सुख शांति और अंकिता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सब कर रही। अब इधर मोहित का मन भी पढ़ाई लिखाई से उचट रहा था। घर में माँ थी नहीं, जब देखो मोबाइल लैपटॉप में लगा रहता। और तो और दोनों भाई बहन छोटी छोटी बातों पर अक्सर लड़ पड़ते। ऑफिस से आने के बाद घर की हालत देखकर नवीन का मन करता उल्टे पांव बाहर चले जाए। एक अंकिता के घर में न रहने से सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे थे। घर की हालत बद से बदतर हो रही थी। ऐसी विकट समस्या आ खड़ी हुई थी जिसका उसे कोई रास्ता ही सूझ नहीं रहा था। उधर ऑफिस में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। नवीन के ऑफिस में ही उसकी एक दोस्त थी सुहाना। उन दोनों की पटती थी। साथ में खाना पीना हंसना बोलना होता रहता था। नवीन उसके यहाँ जा जाकर बैठा रहता, और जब तक सुहाना उसे जाने को ना कहती, नवीन हिलता नहीं। सुहाना को देखते वह रसिक भाव से कविताएं भी बोलने लगा। ऑफिस के लोग उसे देख देख कर हंसते और कहते, अरे क्यों नवीन, आजकल भाभी जी पर भी कविताएं करने लगे हो क्या? तब नवीन बेशर्मी से हंसता हुआ कहता, अरे बाहर तुम लोगों की भाभी तो घर की मुर्गी है ना, दाल के बराबर। उसकी बात पर जहाँ सब ठहाके लगाते, वहीं सुहाना उसके और करीब खिसक आती। लेकिन आज वही सुहाना उसे छोड़कर दिनेश के मन से अपने मन के तार जोड़ बैठी थी। मुंह से चाहे कुछ न कहे, पर उसके व्यवहार से तो रोज यही झलकता था कि अब नवीन से उसे कोई लेना देना नहीं, नवीन में उसे कोई दिलचस्पी नहीं। अब नवीन भी इतना बेशर्म तो था नहीं जो उसके पीछे पीछे चल पड़ता। सुहाना का कुछ साल पहले अपने पति से तलाक हो चुका था। वह सिंगल थी। वैसे भी ऐसी औरतों का क्या भरोसा जो वक्त देखकर दोस्त बदल दे। नवीन ने सोचा, भाड़ में जाए मेरी बला से। ये सोचकर नवीन ने भी उससे किनारा कर लिया, क्योंकि अब उसे अपने घर परिवार को जो देखना था, अपनी पत्नी को समय जो देना था। कितनी बार अंकिता ने चेताया भी था उसे कि रिया पर ध्यान दो, मोहित पर ध्यान दो, बच्चे हैं, और अगर रिया का कहीं पैर फिसला तो बदनामी हमारी होगी। मगर हर बार पागलों सी बात मत करो कहकर नवीन उसे ही चुप कर देता था। कहता, वह बच्चों के पीछे पड़ी रहती है। क्या कोई माँ अपने बच्चों के पीछे पड़ सकती है कभी? वो तो बच्चों के भले के लिए उन्हें डांटती फटकारती थी। परंतु ये बात आज नवीन को समझ में आ रही थी कि अंकिता कितना सही कहती थी और वो कितना गलत था। सुविधाएं और आज़ादी उसने अपने बच्चों को दी, पर वो अपने बच्चों को वो नहीं दे पाया जो उन्हें देना चाहिए था। वो था समय। अगले दिन डॉक्टर ने बताया कि अब अंकिता पहले से काफ़ी बेहतर है और 2-4 दिन में उसे अस्पताल से छुट्टी भी दे दी जाएगी। लेकिन घर पर उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी वह बहुत कमज़ोर है। ये सुनकर जब वो वार्ड में गया तो अंकिता सो रही थी। उसने उसे जगाया नहीं। धीरे से स्टूल खींचकर उसके बेड के पास ही वो बैठ गया और एकटक अंकिता को देखने लगा। अंकिता का बेजान शरीर, पीला पड़ा हुआ चेहरा देखकर उसने सोचा, क्या ये वही अंकिता है जिसे कभी वह ब्याह कर लाया था? कैसा फूल सा मुखड़ा था उसका, और आज की देखो कैसा मलिन हो गया है। नवीन को मन ही मन खुद पर शर्म आई, क्योंकि इस सब के लिए वही तो जिम्मेदार था। अगर आज मैं इसकी जगह होता तो ये दिन रात एक कर देती, मेरे लिए पागल हो जाती। लेकिन मैं क्या कर पा रहा हूँ इसके लिए? कुछ भी तो नहीं। सोचकर नवीन की आंखें भर आई। अंकिता ने जब आंखें खोली तो सामने नवीन को देखा, और उसके चेहरे पर ऐसा तेज आ गया जैसे अग्नि में आहुति पड़ गई हो। इधर उधर देखने लगी। लगा बच्चे भी आए होंगे। कितने दिन हो गए थे उसे अपने ही बच्चों से मिलकर। लग रहा था एक बार आंख भरकर अपने बच्चों को देखे तो सही। उसने उठने की कोशिश की, पर कमजोरी के कारण उठ नहीं पाई। नवीन ने तब उसे सहारा देकर उठाया। जब बैठने के बाद पूछा, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी अंकिता?
तब उसने इशारे से कहा कि काफ़ी ठीक लग रहा है। नवीन ने बताया उसे कि अंकिता, 2-4 दिन में अब तुम घर जा सकती हो, डॉक्टर ने बता दिया है। नवीन की बात सुनकर अंकिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह प्रेम भाव से उसे देखते हुए बोली, कुछ खाओगी तुम? तब उसने न में सिर हिला दिया। नवीन बोला, सब कुछ ठीक है, अब तुम चिंता ना करो। देखो अंकिता, अब तुम ज़्यादा चिंता फिक्र करना छोड़ दो और खुद पर ध्यान देना। ये लो, पूजा भाभी भी आ गई, तो तुम दोनों अभी बातें करो, तब तक मैं घर होकर आता हूँ। ये कहकर नवीन उठ खड़ा हुआ। अंकिता उसे प्रेम भाव से देखते हुए बोली कि तुम अपना ध्यान रखना नवीन। नवीन को मन में लगा कि देखो, ये इतनी बीमार पड़ी, पर चिंता इसे अभी भी मेरी ही है। रास्ते भर वह सोच विचार करता रहा कि वो कितना गलत था और अंकिता कितना सही। मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। बच्चे घर में मौज करते रहे और मैं बाहर, और वो बेचारी हम सबकी तीमारदारी में ही लगी रही। कभी उसने अपने लिए सोचा नहीं और ना ही मैंने कभी उसके लिए सोचा। एक बार एक डॉक्टर को तो दिखा नहीं पाया। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो क्या करता मैं? क्या पूरी जिंदगी जी पाता मैं उसके बिना? बेटा बेटी जिन्हें मैं जान से बढ़कर प्यार करता हूँ, उनके सामने अंकिता को मैंने कभी अहमियत ही नहीं दी। वही बच्चे एक गिलास पानी मांगने पर कैसे चिढ़ उठते हैं मुझसे। देख लिया मैंने सब और समझ भी लिया। वो सुहाना मेरी जेबें खाली करवाती रही, उसे भी देख लिया। चलो अच्छा ही है, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। यही सब सोचते हुए वह घर पहुंच गया। देखा तो रिया बड़े मजे में झूला झूलते हुए किसी से फोन पर बातें करने में मगन थी। मोहित कमरे में बैठा हमेशा की तरह लैपटॉप चला रहा था। सरला बाबा जी की आवभगत में लगी हुई थी। नवीन को देखते ही सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बाबा जी ने तो जैसे ही नवीन को देखा, तुरंत ही वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि नवीन ने उन्हें पहले भी चेता दिया था कि वे उसके घर में पाँव न धरे। रिया, एक कप चाय तो पिलाओ। झूले पर बैठते हुए एक बार ये नवीन ने सबको देखा। सरला पूछने लगी, क्यों नवीन, अंकिता कैसी है? ठीक है, डॉक्टर कह रहे थे 2-4 दिन में छुट्टी कर देंगे, लेकिन आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी है, कहकर नवीन ने मोहित और रिया को भी आवाज़ देकर वहीं बुला लिया। रिया, अंकिता घर आ तो रही है, पर डॉक्टर ने उसे अभी आराम करने को कहा है, इसलिए जब तक तुम्हारी माँ पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती है, खाना तुम ही बनाओगी अपनी दादी के साथ मिलकर। खाना बनाने का नाम सुनते ही रिया के हाथ पाँव फूलने लगे। घबरा कर बोली, पर पापा, मैं कैसे? मुझे कहाँ कुछ बनाना आता है। नहीं नहीं पापा, मुझसे ये सब नहीं होगा। वैसे भी माँ तो अब आ ही रही है ना। रिया के बात पर नवीन ऐसे गुर्राया कि वह सहम गई। नवीन बोला, क्या वो हम सब की नौकरानी? मैंने कहा कि जब तक तुम्हारी माँ पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती, खाना तुम ही बनाओगी, ये बात तय है। और रही बात बनाना ना आने की, तो दादी है ना घर में, यूट्यूब में देखो और बनाओ, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब तुम बच्ची नहीं रही, कॉलेज में जाती हो, कल को शादी भी होगी, क्या वहाँ भी तुम्हारी माँ तुम्हारे नखरे उठाने जाएगी तुम्हारे साथ? अब रिया समझ गई कि वो बचने वाली नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उसने सिर झुकाकर नवीन के फैसले को स्वीकार कर लिया। रिया के बाद नवीन ने मोहित की तरफ घूर कर देखा तो बेचारा डर कर अपने आप में ही सिकुड़ने लगा। क्यों? अगले महीने से तुम्हारी परीक्षा है ना? तो क्या पढ़ाई तुम्हारा बाप करेगा? या हमेशा लैपटॉप में लगे होते क्या करते रहते हो? पढ़ाई छोड़कर दोस्तों के साथ चैटिंग करने में लगे रहते हो? क्या इसीलिए मैंने तुम्हें लैपटॉप खरीद कर दिया है? जिंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा है मैंने तुम सबका, समझे? मोहित नवीन की कड़कती आवाज़ से जी पापा करने लग गया। नवीन को समझ में आ गया कि बच्चों को प्यार के साथ साथ सख्ती की भी ज़रूरत होती है। बोला, पढ़ाई के अलावा आज से बाहर के सारे काम, जैसे दूध फल सब्जी लाना और जो भी घर से जुड़े काम हैं, वे सब तुम्हें करने होंगे। और हाँ, अपने कपड़े खुद धोया करो अब, समझ गए? नवीन की सख्त आवाज़ से दोनों बच्चों की घिघी बन गई। और माँ, आप बाबा को घर बुलाना आज से एकदम बंद। कितनी बार अंकिता ने आपको समझाया, आप है कि सुनती नहीं। आप बड़ी हैं घर की, कम से कम इतना ध्यान तो रख ही सकती हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, घर पर है कि नहीं, पढ़ाई करते हैं कि नहीं, घर में कौन आया कौन गया, क्या ये सब ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती? आप ही बताइए, आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा?
और एक अकेला कितना काम करेगा? मैं तो सुबह से रात के 8 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्यार सही, पर सरला को भी नवीन ने उनकी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझा दी। हफ्ते भर बाद जब अंकिता घर पहुंची तो उसे सब कुछ बदला बदला सा लगा। क्या सोचा था उसने कि उसके बिना घर की स्थिति कैसी हो गई होगी? और यहाँ तो सब अलग ही था। सब बिस्तरों पर सलीके से चादरें बिछी थी। हॉल भी एकदम करीने से सजा चमका था। किचन में से खाने की भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। पूरा घर चमक रहा था। विश्वास ही नहीं हुआ अंकिता को कि ये घर उसका ही है। क्या देख रही हो अंकिता? यह तुम्हारा ही घर है और ये सब माँ और बच्चों ने मिलकर किया है, नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ को देखती दोनों बच्चे आकर उससे लिपट गए। सरला ने भी बहू को अपने सीने से लगा लिया। ये सब एकदम अप्रत्याशित था अंकिता के लिए, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब होगा। रात में बड़ी सुकून की नींद आई अंकिता को। वे जैसी उठने लगी तो नवीन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज से हर सुबह की चाय बनाने के लिए ये बंदा हाजिर है आपके लिए। कहकर वो उठने लगा तो लड़खड़ा गया। नहीं नहीं, घबराओ नहीं, मैं ठीक हूँ, और अगर कभी ठोकर खाकर गिर भी जाऊं तो तुम संभाल लेना, नवीन ने कहा। तो अंकिता को हंसी आ गई। वर्षों बाद अंकिता के चेहरे पर हंसी देखकर नवीन भी मुस्कुरा उठा। अब मैं तुम्हें कभी मुरझाने नहीं दूंगा अंकिता, बस आपका साथ रहे। औरत का सरोवर तो आदमी होता है, पुरुष रूपी पानी के साथ वह बढ़ती जाती है ऊपर और ऊपर, पर जैसे ही पानी घटा, पीछे हटा, वैसे औरत बेसहारा होकर सूखने लगती है। नवीन, तुम मेरा सहयोग ऐसे करते रहना, मुझसे प्यार मत कम करना, वरना मैं फिर से मुरझाने लगूंगी, अंकिता ने कहा। और नवीन को बरसों पुराने रूप में देखकर वह खिल उठी। उसका मन लहराने को कर रहा था। मन के साथ उसके पूरे शरीर में भी आनंद की लहर उठ रही थी। तो मित्रों, नवीन जैसे लोग होते हैं समाज में, जिन्हें अपनी पत्नी की कदर नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्द ही एक बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।